अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग विद वकास अली। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सम एकेडमी के रिसेंटली हैपेंड एंट्रेंस टेस्ट को। उसमें हमने सारा कंप्लीट बायोलॉजी का पोर्शन डिस्कस कर लिया था। आज का जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा फर्स्ट जो है केमिस्ट्री का पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ इसमें कितने हैं। हमारे इस वाले जो वैल्यू है, हमारी वैल्यू क्या है 0.005600। अब हमें मालूम है कि जो जब पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो इनिशियल वाले ज़ीरो भी होते हैं ना, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते तब तक जब तक कोई एक जो है बड़ा कोई वैल्यू का नंबर ना आ जाए। और जब वो कब वैल्यू का नंबर आ जाता है कि उसके बाद वाले सारे जितने भी ज़ीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन। एरर जो है वो किस में डिफरेंस होता है। देखें, एरर व्हाट इट इज़, मतलब एक मिस्टेक है हमारी जो भी वैल्यू आई है, तो उसको हम मालूम कैसे करें कि एक तो चीज़ की होती है ना, एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ वैल्यू, फॉर एग्जांपल 2 लीटर, और हमने मेयर किया था तो आया हमारा कितना 1.8 लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, हमें मालूम करना है कि हमारा एरर कितना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ट्रू वैल्यू थी उसमें से माइनस करेंगे ना, जो हमारी हमने वैल्यू मेयर की है उसको, तो सिंपली हमें हमारा एरर मिल जाएगा। हमारा एरर कितना है 0.2। सो व्हाट हियर इट इज़ आस्किंग द फार्मूला, एयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेयर्ड वैल्यू। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें बताना है कि ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स हैं जब 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। देखें, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास के। गिवन मास हमें मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें मिले हुए थे विच इज़ व्हाट 1.5। अब क्या हमें जो एटॉमिक मास है हमारे पास वो भी क्या है 16 है ऑक्सीजन का। तो हम क्या करेंगे, इसकी BCM करेंगे। 1.5 इंटू 16 इज इक्वल टू व्हाट 24 ग्राम्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपको एक क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने 16 क्यों लिया है। हमने 16 इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिया है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन एटम था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट मास ऑफ ग्लूकोज इज़ नीडेड टू प्रिपेयर 0.7 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब हमें मालूम बताना है कि मास हमें कितना नीडेड है 0.7 मोलर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। स्टूडेंट्स, ये भी आपका वही मोल वाली चीज़ से हो जाएगा कि आपके पास कितने मोल है 0.7 गिवन हमें बताना है कि क्योंकि व्हाट वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो प्रिपेयर करते हैं 0.7 मोलर सॉल्यूशन। अब अगेन वही BCM होगी। ग्लूकोज का जो मास है वो होता है 180 इंटू 0.7 इट इज़ इक्वल टू व्हाट 126 ग्राम्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज़ रिएक्टेड विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये स्टूडेंट्स आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट पर सवाल है। देखें, हमारे पास ऐसे एक तरह की इक्वेशन थी, हमारे पास इक्वेशन थी ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखें हमें क्या कह रहा था कि हमारे पास पहले एक सिंपल ऐसे इक्वेशन थी। उस इक्वेशन में बाद हमें कहा गया कि हम ले रहे हैं फिर अगेन द 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या थे, एक अगेन हम ले रहे थे क्या 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, और उससे सेम ही 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे थे। तो हमें पहले मालूम करना है कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। देखें, हाइड्रोजन जो है वो आपका एक्सिस में मौजूद है। क्यों, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मोल थे जब हाइड्रोजन के, तब भी ये रिएक्शन 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही हो रहा था। मगर जब 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तब भी ये 32 ग्राम के साथ ही हो रहा है। इसलिए आपका यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना वो आपका ऑक्सीजन है। मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया है। देखें, पहले यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल थे, ऑक्सीजन का 1 मोल था, मगर अब क्या है हाइड्रोजन के 4 मोल्स हो गए, मगर देन अगेन व्हाट वी हैव द सेम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नीचे पहले आएगा 32 हमारा जो इनिशियल मास था, और यहाँ पर वाटर का इनिशियल मास मतलब क्या 18 होता है, 18 के 2 मोल थे मतलब क्या 36। अब
बाद में जो अब आफ्टर जब हमने ऐड कर दिया 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन को, तब भी हमारा ऑक्सीजन का मास कितना ही था, 32 था। अब फिर हमें मालूम करना है कि वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। देखें आप सिंपल ऐसे कैसा रेशो उठा लें, 32 में कैंसिल हो जाएंगे एंड देन आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जब इसकी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी कि x इज इक्वल टू 36 ग्राम। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन में बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, द नेकलेस ऑफ क्वीन एलिजाबेथ हैज़ 8 ग्राम्स ऑफ डायमंड्स इन इट, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स इन इट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ दी गई है डायमंड। आपको ये याद होना चाहिए कि हमेशा डायमंड जो है, एक तो पहले ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरा इतना कोई अच्छा वाला स्ट्रक्चर नहीं बना, फिर आप समझने के लिए समझ लें कि इसकी एक तो मतलब क्या होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें मालूम करना है कि इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे। देखें जो हमारा डायमंड बना होता है वो हमेशा बना होता है कम्प्लीटली ऑफ द कार्बन। तो हमें क्या करना है, जस्ट व्हाट हमें मालूम करने हैं पहले मोल्स के बाद हम क्या कर देंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ। इस तरीके से देखें, पहले हमने क्या किया, हमें मोल्स फाइंड करने थे। हमारा गिवन मास क्या था, 8 ग्राम्स। हमारा कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम्स। फिर इसी वैल्यू का हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उनकी जो वैल्यू आएगी तो 6.02 इंटू 10⁻23 विच इज़ व्हाट अवर एवोगाड्रोज नंबर। तो हमारा जो रिजल्टेंट जो हमारी आंसर आ जाएगा वो होगा 4.01 इंटू 10⁻23। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाड्रो नंबर इज़ द नंबर ऑफ, एवोगाड्रो नंबर जो है हमारा वो किस चीज़ का नंबर है। देखें वो होता है जब आपके पास एक कम्प्लीटली एक पूरा सब्सटेंस हो। मैं आपको सिंपली एक सब चीज़ में बता दूं, आप क्या 1 ग्राम ऑफ हीलियम में कंप्लीट एटम्स हैं, नहीं। देखिए इसमें आपके हाफ मोल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक तो 1 है, उसका जो मास होता है वो 4 होता है, मतलब क्या आधे से भी ज़्यादा कम, आधे से भी कम इसके मोल्स बनते, मतलब ये तो पूरा डिफाइन नहीं करा है एवोगाड्रो नंबर को। मॉलिक्यूल्स ऑफ 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोराइड, नहीं, ये है एक क्लोराइड का एटम का मास, मगर यहाँ पर है मॉलिक्यूल। अगर कंप्लीट मॉलिक्यूल का चाहिए तो हमारा टोटल कितना होता है, 71 ग्राम्स। इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू डिपॉजिट 24 ग्राम, नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, उनके साथ क्या होंगे, जाहिर सी बात है प्रोटॉन भी होना चाहिए, दूसरी चीज़ें भी होनी चाहिए। और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बनेगा एटम्स इन 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम एटम, बिकॉज आपको मालूम है कि इसमें जो टोटल मतलब इतना मास बनता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन molecules are required to oxidize 5 moles of 2SO2 plus O2। देखें ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है सवाल, बहुत आसान सवाल हैं, आप परेशान होने की नीड ही नहीं है। देखें यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन थी, पहले क्या था, एक इस तरीके की 2SO2 प्लस ऑक्सीजन, और वो रिएक्ट बनकर क्या बना रहे थे, एक ट्राईसल्फर ऑक्साइड। अब हमें कह रहे हैं कि जब अगर हम 5 मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड लें तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए। आप क्या करेंगे, इनिशियल इनके मोल्स नीचे रख देंगे और जो बाद वाली जो आपको गिवन वैल्यूज़ दी गई हैं वो ऊपर रखेंगे। बाद में क्या थी, हमारे पास 5 मोल इसके थे, मगर हमें क्या इसके फाइंड करना था, मतलब क्या x। अब इसकी क्या कर दें, BCM, x 5/2 इज़ इक्वल टू x/1। अब इसकी BCM हो गई तो 5/2 इज़ इक्वल टू 2.5 मोल्स। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। अब आपके लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट होंगे, आप क्या करेंगे, सबके मोल्स निकाल लें और सबके मोल्स के बाद आप उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई इनटू एवोगाड्रोज नंबर। फिर जब जिसके सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूल्स आएंगे ना वो आपका होगा आंसर। मगर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको एक एक का निकाल कर नहीं दिखा रहा, मगर मैं आपको यहाँ पर एक और ट्रिक बता दूँ कि जिसके सबसे ज़्यादा मोल्स निकलेंगे वो ही आपका लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। बात ही ख़त्म। एवोगाड्रो के साथ मल्टीप्लाई करना ही ना, MDCAT के बहुत वक्त कम होता है, आपको जितना हो सके आपकी ट्रिक्स होनी चाहिए। इसलिए आप क्या करेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा मोल्स निकलेंगे वही आपका होगा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। द क्रिस्टल फॉर्म ड्यू टू लंडन फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन आर मॉलिक्यूलर।
क्रिस्टल्स, आर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, जो आपकी होती है ना लंडन डिस्पर्जन फोर्स, ये वाली सारी जो फोर्सेस आप कहते हैं वो किस में होती है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट RTP। देखिए आपको जब वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हैं, पहले आप क्या करेंगे, इसके मोल्स निकालेंगे कि इसके मोल्स कितने हैं। अगर आप इसको 14 ग्राम हमारा गिवन मास है, नाइट्रोजन गैस है, मतलब क्या उसका 28 ग्राम्स मास होगा। और RTP का मतलब होता है 24 DM क्यूब, 24 DM क्यूब। तो पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर मैंने अगेन सॉल्व कर दिया आपके लिए। वॉल्यूम एट RTP इज इक्वल टू मोल्स इंटू RTP। RTP हमारा क्या है 24 DM क्यूब। हमारा गिवन मास क्या था 14, डिवाइड किया हमने उसके मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ 14/28, 1/2 का हमने डिवाइड किया 24 के साथ, हमारा आंसर कितना आएगा 12 DM क्यूब। तो हमारा जो यही तो करेक्ट ऑप्शन था। स्टाइचियोमेट्रिक इज डैश एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टाइचियोमेट्रिक आपकी होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आप कितने सारे कंपाउंड्स आप उनको निकालते हैं, मतलब उनकी परसेंटेज, मोल रेशो, तो आप सबकी चीज़ें किया है रेशोज़ देखते हैं। तो हियर योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 12.5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड विल बी। यहाँ पर आपको पहले तो आपको बताया गया है कि पहले तो एक सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्सलेट में। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर 12.5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया जाए तो वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। कितना मज़ेदार सवाल है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी सिंपली आप क्या कर लें, उनको लिख लें आप उनके मोल्स के फॉर्म में कि कितने मोल्स हैं। देखें इनिशियली कैल्शियम कार्बोनेट का कितने हैं 1 मोल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने हैं 1 मोल हैं। फिर इस यहाँ पर दिया गया है इसका गिवन मास। गिवन मास को हम कितने, हमेशा मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0.125। मैंने आपके लिए यहाँ पर ये सॉल्व कर दिया है। अगेन देखिए इनिशियली हमारे पास क्या था 1 था, यहाँ पर भी 1 मोल थे। यहाँ पर जब हमने गिवन मास को एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या 0.125। अब आप क्या है, ये आपके मोल्स आ गए तो हमें अगेन जब वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं RTP से मल्टीप्लाई कर देते हैं। RTP से हमने जब मल्टीप्लाई किया 22.4 से हमारा जो आंसर कितना आ गया 2.8 लीटर्स। तो यही तो हमारा था आंसर। कितना देखिए मतलब उन्होंने कैसी चीज़ को घुमाया हुआ था, मगर कोई चीज़ इतनी मुश्किल भी नहीं थी। When two substances react to form product, their reactant which is used up is called limiting reactant। हमने इससे पहले वाला भी क्वेश्चन कर दिया कि जो रिएक्टेंट सबसे पहले इस्तेमाल हो जाता है, जो कम अमाउंट में होता है, वो उसका होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आ गए हमारे बॉयल्स लॉ पर। हमारा लॉ जो है, इफ़ द प्रेशर ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इज़ रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल प्रेशर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, मतलब क्या है हमारा टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड है, देन व्हाट वुड बी द फाइनल वॉल्यूम। अब देखें ये है आपका है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इज योर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम कीपिंग योर टेम्परेचर कांस्टेंट। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास पहले जो एक कंडीशंस थी, पहले तो P था, सेकंड भी हमारा वॉल्यूम था, मगर हमने बाद में क्या किया तो प्रेशर को हमने क्या किया 4 टाइम्स कम कर दिया। तो हम आप बताएं कि आप इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। देखें फाइनल वॉल्यूम इसका इस तरीके से होगा कि देखें PV इज़ इक्वल टू, अब हमने क्या कर दिया 4 टाइम्स प्रेशर को डिक्रीज़ कर दिया। अब है हमारा दूसरा था हमारा वॉल्यूम सेम ही वॉल्यूम। अब हमें बताना है कि V2 कितना होगा। देखें अब मतलब क्या 4 टाइम्स इसकी जब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा 4 टाइम्स। अगर आप इस तरीके से भी लेकर चलें कि अगर प्रेशर 4 गुना कम होगा तो वॉल्यूम 4 गुना बढ़ेगा, अगर प्रेशर 2 गुना कम होगा तो वॉल्यूम 2 गुना बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम 2 गुना बढ़ेगा तो प्रेशर 2 गुना कम होगा। तो यही तो था हमारा आंसर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एब्सोल्यूट स्केल। स्टूडेंट्स ये आपको मालूम होना चाहिए, एब्सोल्यूट स्केल कौन सी हमारी स्केल होती है, केल्विन स्केल होती है। और हमारी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितनी होती है 0 सेंटीग्रेड। एंड केल्विन साइकिल में 0 सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग पॉइंट हमारी नहीं होती, वहाँ पर होती है आपकी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। 0 सेंटीग्रेड से केल्विन जो हमारा थर्मामीटर उसमें होता है वो होता है 273 केल्विन।
एट विच टेम्परेचर द रियल गैस बिहेव्स इज एन आइडियल गैस। ये आपके कौन से टेम्परेचर पर है कि आपकी जो रियल गैसेस हैं, रियल गैसेस मतलब जो आपके एटमॉस्फेयर में हैं, जिनमें अट्रैक्शंस हों, जो अलग अलग फॉर्म्स में चेंज हों, वो होती हैं आपकी रियल गैसेस। आइडियल गैसेस वो कौन सी होती हैं? जिनमें किसी भी तरीके की मतलब अट्रैक्शन नहीं होती, वो अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करती। रियल गैसेस क्या होती हैं? जब आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस देंगे ना गैसेस को, और टेम्परेचर कम देंगे, तो आइडियल गैस क्या चेंज हो जाती है? रियल गैस में। अब हमें क्या बताना है कि हम चेंज कर रहे हैं रियल गैस को आइडियल गैस में, तो हमें क्या करनी, कंडीशंस को उल्टा करना पड़ेगा। मतलब क्या, रियल गैस में हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया था, तो इसमें हम टेम्परेचर कम कर देंगे। इसमें जो हमने प्रेशर को बढ़ा दिया था, इसमें हम प्रेशर को कम कर देंगे। इसमें हमने टेम्परेचर को कम कर दिया था, हम इसमें टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो हमारा जिस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन में बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इट वाज द रियल, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स। अब द मास ऑफ 5 मोल ऑफ मीथेन गैस, मास कितना है हमारा 5। अगर हमारे पास वही चीज़ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 80 ग्राम्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यही चीज़ स्टूडेंट जो आप पहले भी देख कर आए हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि आप क्या करेंगे, इन सब के आप मोल्स निकाल लें। अब यहाँ पर क्या हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है ना, कि जिस चीज़ के सबसे कम मोल्स आएंगे वही आपका आंसर होगा। जब आप इसको एक एक को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ए travels 4 times faster than the molecules of gas A gas B at same temperature, मतलब टेम्परेचर आपका सेम है। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ ए एंड बी, ये आपका है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये सवाल है आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर। देखिए आप क्या करेंगे, उसमें क्या होता है, आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर एक गैस ए थी, यहाँ पर गैस बी थी। अब कह रहे हैं कि गैस जो ए है वो 4 टाइम्स फास्टर जो है वो डिफ्यूज़ कर रही है एज़ कम्पेयर टू द बी। मतलब क्या, जो उसका जो मास होगा उसका गैस ए का, वो अराउंड मतलब कितना आना चाहिए उसको, जब हम अंडर रूट में सॉल्व करें तो वो 4 टाइम्स आना चाहिए। मतलब क्या, 1/16। तो 1/16 के हिसाब से जब अब उसको सॉल्व किया जाएगा, इसका अंडर रूट लिया जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 16 बराबर होता है इक्वल टू 4। मतलब जो हमारी गैस ए है वो ट्रेवल करेगी 4 टाइम्स फास्टर एज कम्पेयर टू द गैस बी। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल डिफ्यूज़ एट द सेम रेट। मैं आपको इसका भी सॉल्व करने का एक आसान सा हल बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, इन सब के मासेस निकालेंगे। जो जिस ऑप्शन में इन दो पेयर्स का मास इक्वल होगा ना, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल होगा। अगर यहाँ पर इसका निकालेंगे तो इसका कितना है 44, 28 + 16 44। मतलब आपका जो एक ऑप्शन ए है उन दोनों के मासेस सेम है, इसलिए उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो भी सेम होगा। अब आ गई बात आपकी चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ में आपका क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर एंड द अदर नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट। अब इसमें प्रेशर हमारी वही बात कांस्टेंट हो गई, टेम्परेचर है। अब पूछ रहे हैं कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो ट्वाइस हो जाएगा उससे, कि जितना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। मैं आपको एक और टिप बता दूं कि जब भी आपको ये चार्ल्स लॉ सॉल्व करना हो ना, आप कोशिश करें, आप मतलब आपको ज़रूरी है ऑलमोस्ट कि आप इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चेंज करें केल्विन में। मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो आपको चेंज करना है केल्विन में। 0 डिग्री कितना किसके बराबर होता है, 273 केल्विन्स के, 273 केल्विन्स के। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, होता है V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2, इस तरीके से होता है। अब हमने कहा है कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा इनिशियली से, कि जहाँ पर जो आपका वॉल्यूम है वो पहले फर्स्ट के डबल हो जाएगा। मतलब क्या, 2V1 V1 से कैंसिल हो गया। T1 हमारा कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हमने चेंज कर दिया केल्विन में। अब हम क्या करेंगे, इसकी BCM करेंगे। देन T2 इज इक्वल टू वाट, 546 केल्विन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी।
If the absolute temperature of a gas is doubled and pressure is reduced to 1/2 of its volume of gas will be, देखिए इसमें क्या है कि आप इसमें 2-3 चीज़ों को चेंज किया गया है। एक आपका टेम्परेचर, दूसरा आपका प्रेशर। अब बताएं कि वॉल्यूम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। आप इसके लिए इक्वेशन यूज़ करें आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, वो जो है आपकी PV = nRT। उस हिसाब से आप जब उसके वैल्यूज़ पुट करेंगे ना इसमें, जैसे अब देखें इसमें आप जब वैल्यू पुट करेंगे ना आपको ईज़िली आंसर मिल जाएगा। देखें हमने क्या किया था, प्रेशर को किया था हाफ और टेम्परेचर को किया था डबल। अब हम इसकी क्या कर देंगे, BCM करेंगे तो 2 × 2 = 4, तो हमारा वॉल्यूम जो है वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स। तो सिंपली यही था आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ पॉपुलरली कॉल्ड हाइपो। इनमें से वो कौन सा सब्सटेंस है जिसको कॉमनली जो पॉपुलरली हाइपो का जो वो होता है आपका सोडियम थायोसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। मतलब आप इसको यहाँ पर आपको बतानी है कंप्लीट, मतलब सही डिस्क्रिप्शन। सब्लिमेशन सॉलिड टू द गैस फेज, वैक्यूम डिस्टिलेशन इट इज़ द चेंजिंग ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड एट हाई प्रेशर, डिपोजिशन गैस चेंजेस डायरेक्टली इनटू द सॉलिड। अब हमें बतानी इनमें से जो सही डिस्क्रिप्शन वो कौन सी है, वो है आपकी फर्स्ट एंड 3। क्योंकि वैक्यूम डिस्टिलेशन में आपका बॉयलिंग नहीं, आपका जो सब्सटेंसेस है ना वो दूसरे फॉर्म्स में चेंज होता जाता है, लिक्विड आपका बॉयल नहीं होता। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। When there are no external forces, the shape of a liquid drop is determined by। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस ना हो तो आपका जो शेप होता है लिक्विड ड्रॉप का, जैसे आजकल बारिश हो रही है, बहुत बारिशें आ रही हैं, तो आपका जो ड्रॉप का मॉलिक्यूल होता है उसकी कोई शक्ल जो है आपकी इससे राउंडेड दिखती है। वो आपको राउंडेड क्यों दिखती है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। मतलब कुछ जो यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो यहाँ के सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पड़े वो इनको फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर जब जो शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप है ना वो बनता है आपका सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड की वजह से। बाय एडिशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर देन द सरफेस टेंशन ऑफ द साल्ट वाटर। अगर हमने नमक मिला दिया तो हमारी जो सरफेस टेंशन है ना साल्ट वाटर की वो बढ़ जाती है। मतलब क्या, उसमें अलग अलग सब्सटेंस की वजह से उनमें जो पोलैरिटी है, उनमें जो फोर्सेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द सरफेस टेंशन। इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जो सरफेस टेंशन को इफेक्ट नहीं करता। टेम्परेचर बिल्कुल करता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, हमने वहाँ पर फोर्सेस की तो बात की। सरफेस एरिया, बिल्कुल जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द लिक्विड। बाय द एडिशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ इन लिक्विड इट्स डेश। अगर हमने कोई भी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस है, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो मतलब आपका समझ लें कि जो आपका इन्वायरमेंट में डिफ्यूज़ ना हो। मतलब जैसे कि आपका जो पेट्रोल है वो वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है। अब कोई हमारे पास था नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस जिसमें हमने क्या किया, मिलावट कर दी। मतलब क्या, यहाँ पर भी हम अपने हरकतों से बाज नहीं आए। तो अब क्या होगा, आपका जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या आ जाएंगी, आपकी इम्प्योरिटीज़ जो है लिक्विड वो आपके नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की जो बॉइलिंग पॉइंट है ना उसको बढ़ा देंगी। मैं अगर आपको सिंपल यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ तो अब देखें, अगर कोई आपके पास चीज़ है, अब उसको बॉयल करने के लिए अगर वाटर है, अगर कोई भी चीज़ है वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, अब उसमें कोई चीज़ डाल रहे हैं इस तरीके से। पहले उसकी फॉर एग्जांपल जो बॉइलिंग पॉइंट थी उसकी थी 1, अगर आपने उसको सब्सटेंस डाल दिया उसके बाद उसकी हो गई 2। मतलब क्या, इम्प्योरिटीज़ ने क्या किया, उसके अंदर के जो फॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उसको चेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज़। ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, रट्टा बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। समटाइम्स कॉमन साल्ट इज़ एडेड टू वाटर वाइल बॉइलिंग एग्स टू। कभी कभार नमक का मिलाया जाता है जब हम अंडे उबालते हैं सर्दियों में, अंडे गर्मा गर्म अंडे, तो वो क्या करता है, आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ना उसको बढ़ा देता है ताकि सही से चीज़ें बॉयल हो सकें और वो मतलब क्या, जल्दी भी बॉयल हो सकें। The normal boiling point of ethanol is 78 degree centigrade and of water is 100 degree centigrade because अब
जब हमारी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल की तो हमारे पास है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, मगर जो हमारा वाटर है उसकी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर है वो हाई है एज कम्पेयर टू द वाटर। बोथ विच ऑफ द फॉलोइंग डू लिक्विड्स एंड गैसेज हैव इन कॉमन, इनमें से वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो गैस एंड लिक्विड में कॉमन है? बोथ लिक्विड एंड गैसेज हैव द एबिलिटी टू फ्लो, नाइदर लिक्विड नॉर गैसेज हैव द फिक्स्ड शेप, बोथ लिक्विड एंड गैसेज हैव वीकर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज देन सॉलिड। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ये लिक्विड्स में भी प्रेजेंट होती हैं, गैसेज में भी प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ ट्रू अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। विस्कोसिटी क्या होती है आपकी, जो मतलब आप सिंपल कह सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी घाटी है। मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर हनी को देखेंगे और वाटर को देखेंगे आपको लगेगा कि मतलब जो विस्कस जो है मतलब ज़्यादा मोटी थिकनेस में जो चीज़ है वो आपकी क्या है, आपकी हनी है। तो वाट प्रॉपर्टी क्या है विस्कोसिटी की? इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। द स्मॉलर द मॉलिक्यूल्स द मोर विस्कस द लिक्विड, द हायर द टेम्परेचर द मोर विस्कस द लिक्विड, और नन ऑफ दिस। हियर योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। जितना आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतनी वो विस्कस कम होती है, जितने मॉलिक्यूल स्मॉलर होते हैं उनकी उतनी विस्कोसिटी कम होती है, जितनी उनकी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है उनकी उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो हियर योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। राइजिंग ऑफ अ वेटिंग लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, मतलब एक आपकी कैपिलरी ट्यूब है उसमें एक ऐसा सब्सटेंस है जो इनकी साइड्स वाली ट्यूब को क्या कर रहा है, उनको वेट कर रहा है। तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से ये आपकी होती है? एडेंसिव फोर्सेस की वजह से। एडेंसिव फोर्स किसकी वजह से होती है? वो फोर्स जो दो अलग अलग चीज़ों के बीच में हो, और कोएसिव फोर्स ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सेम मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में हो। तो हियर योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलीमॉर्फिज्म इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन मोर देन वन। पॉलीमॉर्फिज्म जब एक सब्सटेंसेस अलग अलग शक्लों में मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, मगर ये फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए यूज़ होता है, गैसेस, लिक्विड, प्लाज्मा के लिए नहीं। द रिलेशन बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड एंड पार्टिकुलर साइज कैन बी स्टडीड एज सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज इक्वल टू द पार्टिकुलर साइज। Surface area of solid increases with decrease in particle size. Surface area of solid doesn't depend at all on the particle size. Surface area of solid increases with increase in particle size. जो आपका सरफेस एरिया सॉलिड होता है ना वो आपका डिक्रीज होता है, जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज होगा विद डिक्रीज इन द पार्टिकुलर साइज। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। डिश इज अ क्रिस्टलाइन बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट, वो आपका होता है यूनिट सेल। The current can pass through one direction in graphite, not in the other direction। मतलब आपका क्या होता है, आपका ए फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में आपका जो करंट है वो कंडक्ट नहीं होता, मगर जो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना वर्टिकल, इसमें जो कंडक्शन होती है करंट की होती है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एनाइसोट्रॉपी। निकल इज़ अ गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ, निकल जो हमारा सब्सटेंस है वो गुड कंडक्टर है ड्यू टू व्हाट? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन गैस। Magnesium oxide and sodium fluoride have the same ratio of atoms. This property is called your isomorphism। मतलब दोनों में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, एटम्स सेम है। क्वार्ट्ज किस तरीके का हमारे पास सॉलिड है? क्वार्ट्ज जो हमारे पास सब्सटेंस होता है वो आपका कोवलेंट सॉलिड होता है, और ये जो बना होता है मोस्टली ये निकल और सिल्वर का बना होता है। 1 पायोस इज इक्वल टू, 1 पायोस जो आपका इक्वल होता है वो होता है आपका 0.1 kg/m/s के बराबर। पाथ इन लिक्विड इन विच लेयर डू नॉट मीट ईच अदर इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। लेमिनार मतलब अब देखिए इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक कैपिलरी है, यहाँ पर जो एक लेयर है वो आपकी इस वॉल के साथ है, फिर उसके बाद वाली लेयर जो है वो बीच में है, और उसके बाद वाली लेयर अगेन जो है नीचे वाली वो अपनी रिस्पेक्टिव वॉल के साथ अटैच मतलब उसके साथ रब हो रही है। मतलब क्या, कोई भी लेयर आपस में मिल नहीं रही, कोई भी लेयर आपस में एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं कर रही। तो इस तरीके के फ्लो को हम क्या कहते हैं? लेमिनार फ्लो। अगर यहाँ पर ही अगर कोई टर्बुलेंस होती, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई ब्लड फ्लो कर रहा है वो नीचे चला जाता, वो ऊपर चला जाता, अगर यहाँ पर किसी भी डायामीटर की चेंजिंग हो जाती, यहाँ पर कोई भी चीज़ की ब्लॉकेज हो जाती, तो फिर हमारा जो फ्लो होता वो क्या होता? टर्बुलर फ्लो। द कंडीशंस फॉर अ गैस टू ओबे द आइडियल गैस लॉज
आइडियल गैस का है हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, हमने पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि दैट वी नीड हाई टेम्परेचर एंड अ लो प्रेशर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इनका जो हमारा जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा वो बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो गैसेस में होती है, देन लिक्विड, देन सॉलिड। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेज इज़, मतलब जो हमारा टोटल प्रेशर होगा वो होगा आपका सम ऑफ द ऑल पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस। पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होता है, आपका जो एक प्रेशर आपकी जो कंटेनर की वाल है उस पर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उस वो होता है एक चीज़ का पार्शियल प्रेशर। अगर हम सारी चीज़ों का पार्शियल प्रेशर आपस में ऐड कर दे तो हमारा टोटल जो प्रेशर बनता है वो सारा सम होता है ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। इफ़ हीलियम एंड मीथेन आर अलाउड टू डिफ्यूज़ आउट ऑफ द कंटेनर, ये अगेन आपका वही ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वाला सवाल है। ये देखें आप किस तरीके से करेंगे। देखिए आपके पास हीलियम है, आपके पास मीथेन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। नीचे हमने 4 रख दिया और ऊपर हमने रख दिया मीथेन का मास। हमने 4 1 4 4 4 16 इसको डिवाइड कर दिया। अगर हम देखें तो 4 का जो अंडर रूट कितने किसके बराबर होता है, 2 के। तो यही तो था हमारा आंसर कि 2:1 हमारा रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। अ प्रोसेस दैट रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल चेंज, इस फिजिकल चेंज वो आपका क्या होगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन देखिए मतलब क्या, आपका जो सॉलिड है वो डायरेक्टली चेंज होगा आपका गैसेस में। द हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 40% हाइड्रोजन, द मोल रेशियो ऑफ द कार्बन इज़। अब देखिए 40% आपके पास हाइड्रोजन है तो मतलब क्या आपके पास 60% होगी आपके पास कार्बन। अब उसको ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 16 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट 273 डिग्रीज एंड 520 टार प्रेशर। अब हमें बताना है कि इसमें जो आपका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताऊं, अगर जो आपका जो 16 ग्राम है, 16 ग्राम को अगर आप डिवाइड करेंगे आपके सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ तो आपका जो आंसर ये है आपका बनेगा 64। ठीक है, जो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा आपका 1/4। 1/4 आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है आपका सेम है, मतलब आपका टेम्परेचर जो है आपका डबल किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, और आपका जो प्रेशर है वो भी डबल किया गया है। मतलब क्या, मतलब आप देखें पीवी आपका है, प्रेशर भी आपका डबल हुआ है, टेम्परेचर भी आपका डबल हुआ है, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपका बस क्या बचा, आपका 1/4 वो क्या था आपके मोल्स का था। अगर आप 1/4 को 22.4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 5.6 DM³। ये भी आपका वही सवाल है, 55 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। 55 को आप डिवाइड करेंगे 44 के साथ, देन अगेन वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय 22.4। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 28 DM³। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगेन आप सारी चीज़ों के आप मोल्स निकाल लें, जिनके मोल सेम बनेंगे वो आपका हो जाएगा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट STP। तो इसलिए आपसे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 280 सेंटीमीटर क्यूब 280 सेंटीमीटर क्यूब दोनों का वॉल्यूम्स यहाँ पर सेम रखा गया है, तो मतलब क्या इनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। विच इज सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, इनमें से वो कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का मतलब कि जिनमें जो चार्जेस हों वो सेम हो, टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस। अगर आप सारी चीज़ों को देखते जाएंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर क्या है NO2, यहाँ पर इसके पास क्या है एक खाली आइसो रेडिकल पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक रेडिकल पड़ा, यहाँ पर भी रेडिकल पड़ा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। Which statement is incorrect for gases? Gases do not have definite shape and volume. Volumes of the gas is equal to the volume of the container. Confined gas exert uniform pressure on the wall. Real gases obey all gases of law at our temperature and gases. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी कन्फाइंड यूनिफॉर्म प्रेशर सारी डायरेक्शन सारी वॉल्स पर हर गैस नहीं लगाती, हर गैस का जो प्रेशर है वो वॉल पर अलग अलग होता है। एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस बिकॉज, एवापोरेशन हमारा कूलिंग प्रोसेस बिकॉज हाई एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस से निकल जाते हैं और बाद वाली जो हमारी सरफेस है वो ठंडी होती है। जैसे हमें पसीना आता है, पसीने के बाद हमारा जो जिस्म का टेम्परेचर है वो कम होता है क्योंकि जो हाई एनर्जी जो गर्मी है वो हमारे जिस्म से निकलती गई है।
द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, वेपर प्रेशर जो लिक्विड का वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड पर एंड टेम्परेचर एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिक्विड 1 इज द बॉइलिंग पॉइंट लेस देन अ लिक्विड बाय व्हाट वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट द लिक्विड्स। अगर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और लिक्विड हमारे पास 2 हैं, लिक्विड 1 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है लिक्विड के 2 से, तो हम इस चीज़ से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो सकता है कि लिक्विड 1 की जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हों वो वीक हो सकता है जो वोलेटाइल जो लिक्विड 1 है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू डी। सो ऑल कंडीशंस आर पॉसिबल। Ice float on the liquid water because the density of water is maximum at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब भी हमारे पास जो फिशेस होती हैं बर्फ़ानी इलाकों में वो रहती हैं अंडर वाटर, बिकॉज जो डेंसिटी होती है वाटर की वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जो जितनी चीज़ जितनी डेंसर होती है वो उतनी बॉटम पर चली जाती है, इसलिए जो आइस है वो लेस डेंस है तो वो ऊपर आ गई, वाटर जो डेंसर है वो नीचे आ गया। तो हेयर योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पोर्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।